हे गाइस, जैसा कि आपको पता है टीजीटी मैथ्स के लिए हमने कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसमें जो समुच्चय वाला टॉपिक है वो एंड हो चुका है उसका, और आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, संबंध और फलन। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी स्लाइड आप यहाँ पे अभी पढ़ेंगे उन स्लाइड्स के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि वीडियो के अपलोड होते ही उसके कुछ ही मिनटों में, ठीक है, उसके जैसे कि वीडियो अभी अपलोड हुई तो उसके लगभग 10 से 5 मिनट के बाद आपको पीडीएफ नोट्स वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है टीजीटी मैथ्स के लिए है, भले वो ईएमआरएस की हो या डी ट्रिपल एस बी की हो, कोई सी भी, जैसे कि राजस्थान की जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है वो हो, ठीक है, सभी के लिए है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा ये है हमारा जो चैप्टर है संबंध और फलन, उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा जिसको कि हम पढ़ेंगे वो होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो सब कुछ जानते हैं कि भाई हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है और किस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें जो कि इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी और उनको आपको बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, जो कि पिछले समुच्चय वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो सेट्स, जैसा कि आपको पता है सेट्स की 4 वीडियो हमने डाल दी है समुच्चय की। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा सेट्स एंड बेसिक, मतलब समुच्चय और उसका जो बेसिक है वो पढ़ा। उसके बाद सेट्स टाइप्स, ठीक है, समुच्चयों के प्रकार पढ़े, उपसमुच्चय पढ़ा। उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पढ़ा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे उनको पढ़ा और किस तरीके से वो मतलब फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं उसके वेन आरेख के आधार पर, ठीक है। वेन वेन डायग्राम पढ़ा, डायग्राम, ठीक है। इसके साथ ही हमने पढ़ा वहां पे डी मॉर्गन लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ पढ़ा। तो कुल मिला के ये चीजें हमने पढ़ी, जो कि मेनली उसमें वेन आरेख आपको और जो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले कुछ कंसेप्ट है उनको ध्यान रखना है, और डी मॉर्गन लॉ मतलब कंसेप्ट से सवाल बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं कि जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। जो जैसे कि ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, ठीक है, कोई भी है। तो इनका जैसे कि हम लिखते हैं 4 रहा और 5 रहा, तो इनका गुणा कर देते हैं 20 प्राप्त हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से अगर दो समुच्चय हैं, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर पी क्यू आर, तो उनका गुणा कैसे होगा, उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो आज हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ जो कि इस चैप्टर में आना हमको अनिवार्य है, तब जाके ये चैप्टर आएगा जो कि समुच्चय से रिलेट करती है। वो चीजें हम समुच्चय में पढ़ चुके हैं, तो उनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ए बराबर कोई सेट है, ए बराबर मैं मान लेता हूं उसमें अवयव है 1 2 और 3, ठीक है। तो हमने एन ए पढ़ा था, एन ए, एन जब लग जाता है आगे, ठीक है, किसी भी समुच्चय के, तो वो उसमें अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 3 अवयव है, 1 2 और 3, ठीक है। तो एन ए बराबर 3 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, वहां पे एक घात समुच्चय पढ़ा था। घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है कि जिस समुच्चय का हमको घात समुच्चय ज्ञात करना है, जैसे ए है, इसका घात समुच्चय अगर हमको ज्ञात करना है तो ए के संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है घात समुच्चय। जैसे कि ए के संभावित उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे, तो घात समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, जैसे कि पी फिर ए, ठीक है, पावर ऑफ ए। तो ये घात समुच्चय को दर्शाने का मतलब साइन है। तो अब घात समुच्चय क्या होता है, ए के संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय अवयव का रूप यहाँ पे लेंगे घात समुच्चय में। तो ए के संभावित उपसमुच्चय क्या होंगे, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो फाई, ठीक है, ये सभी का उपसमुच्चय होता है, कोई सा भी समुच्चय हो। साथ ही इसमें जो प्रत्येक अवयव आएंगे उनको, जैसे 1, एक ये उपसमुच्चय बन जाएगा ए का, इसके साथ 2, ठीक है, इसके साथ 3, ओके। उसके साथ हम 1 2 को ले लेते हैं, 1 और 2,
ये भी उप समुच्चय बनेगा ए का। इसके साथ दूसरा उप समुच्चय बनेगा 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से तीसरा उप समुच्चय बनेगा 3 और 1, ठीक है। पॉसिबिलिटीज यही है। तो एक चीज तो हमने बताई थी कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक दूसरी चीज हम आप को बताए थे कि जो ये खुद समुच्चय होता है वह अपना ही उपसमुच्चय होता है, क्योंकि ए के सभी अवयव क्या ए में बिलोंग नहीं करेंगे। उपसमुच्चय की परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले आप चारों वीडियो देखिए, तब जाके आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी, अन्यथा आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो जो उपसमुच्चय है उसकी परिभाषा क्या कहती है? अगर कोई समुच्चय बी है, जैसे कि मैं यहाँ से समझा देता हूँ, कोई समुच्चय बी यहाँ पे ले लिया हमने, इसके सभी अवयव, इसमें जो भी अवयव आ रहे हैं वो समुच्चय ए में आने चाहिए, ठीक है। तो आ रहे हैं समुच्चय ए में, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी के ए में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ये बी होता है वो ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन होगा। अब यहाँ पे क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि ए का उपसमुच्चय होगा? हाँ, ए का उपसमुच्चय होता है। जो समुच्चय होता है वो खुद का उपसमुच्चय होता है, जैसे कि ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है। क्या इस ए के अवयव इस ए में नहीं आ रहे हैं, एज इट इज आ रहे हैं, तो ए का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा? तो प्रत्येक अवयव खुद का उपसमुच्चय होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो तीसरा हमको उपसमुच्चय मिलेगा 1 2 3, जो कि ए का उपसमुच्चय है, ठीक है। इस तरीके से तो ये उपसमुच्चय के रूप में इसके अवयव है। तो कुल मिला के मैंने क्या बताया था, कोई भी समुच्चय है तो उसका घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय की परिभाषा है कि किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के मतलब ए के संभावित उपसमुच्चय, ठीक है, न कि अवयव। संभावित उपसमुच्चय क्या हो गया? फाई ए का उपसमुच्चय हुआ, ये 1 ए का उपसमुच्चय होगा क्योंकि 1 ए के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरीके से 2 3, ठीक है। इस तरीके ये सब के सब ए के उपसमुच्चय हो गए। तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वापस से वीडियो को रिपीट कीजिए, अन्यथा उपसमुच्चय वाली प्रश्नावली और समुच्चय वाली प्रश्नावली की जो चारों वीडियो डाली है कंसेप्ट सीरीज की, उसको देखिए, 100% क्लियर होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो आप आगे बढ़िएगा यहाँ से, अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है तो उस चीज को पहले क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको वहां पे मिला था, उसमें जैसे कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला था। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या मतलब NPA बराबर क्या फॉर्मूला मिला था हमको? वो मिला था 2 की पावर NA, 2 की पावर NA। एन ए क्या है यहाँ पे? 2 की पावर, ठीक है। जैसे कि ए समुच्चय उसका घात समुच्चय PA, उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? उसका सूत्र होता है 2 की पावर NA, और NA क्या है यहाँ पे? NA है ए में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 डायरेक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 हमको मिल जाएगा, जो कि हमने अभी ये उपसमुच्चय में ए के जितने भी संभावित उपसमुच्चय निकाले थे उनका जो समुच्चय बनाया था उसमें भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से 8। तो कुल मिला के ये वाला कंसेप्ट हमको यहाँ पे काम देगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जहाँ पे काम देगा वो मैं आपको अभी यहाँ पे मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए बराबर 1 और 2 है, ठीक है, और बी बराबर है ए और बी, ठीक है, ए और बी है इस तरीके से। तो इनका जब कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन बीच में क्रॉस लगाते हैं, तो इस तरीके से होता है जैसे कि 1 को पहले ए और बी के साथ लेंगे, ठीक है। तो अवयव जो हमको मिलेंगे इनके गुणन में वो मिलेंगे 1A, उसके बाद 1B, ठीक है। फिर 2 के साथ A और B को लेंगे, 2A और 2B, ठीक है। इस तरीके से मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट ये वाला कहाँ पे काम आएगा? जब संबंध की बात चलेगी। संबंध की बात कैसे चलेगी वो अब हम आपको संबंध की परिभाषा में बताएंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन देख लेते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? परिभाषा है दो अरिक्त समुच्चयों, मतलब अरिक्त का मतलब
वो फाई नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कोई ना कोई एक या दो कुछ ना कुछ अवयव तो होने ही चाहिए। तो दो अरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन, एक मिनट कलर चेंज करने दो, का कार्तीय गुणन पी क्रॉस क्यू उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है, अगर यहाँ पे P बराबर कोई समुच्चय है जिसमें 1 और 2 अवयव है, Q बराबर दूसरा समुच्चय उसमें A और B अवयव है, तो इनका जो कार्तीय गुणन होता है उन सभी में क्रमित युग्म का मतलब होता है जिस तरीके से कि हमने अभी मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे ए क्रॉस बी करवाया था, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में ये क्रमित युग्म थे। ठीक है, 1A 1B 2A 2B। तो इसमें क्या आपको ये कंसेप्ट पता चल रहा है कि भाई इसमें प्रथम अवयव तो प्रथम वाले में से, जैसे कि पहले ए आ रहा है तो प्रथम अवयव ए में से लेंगे। ठीक है, और दूसरा अवयव बी में से आएगा। ठीक है, ए बी में से आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे प्रथम अवयव ए में से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा अवयव बी इस बाद वाले में से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रथम अवयव ए में से आ रहा है दो, उसके बाद दूसरा अवयव। ठीक है, ये क्रम चलता ही रहेगा। वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि उन सभी क्रमित युग्मों का, युग्म कौन से है क्रमित युग्म, ये हैं। ठीक है, ये वाले तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ठीक है, पी क्रॉस क्यू होगा तो क्रमित युग्म प्राप्त होंगे और उन्हीं का समुच्चय है, मतलब क्रमित युग्म यहाँ पे अवयव का काम करेंगे जिनका प्रथम घटक पी से, जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे प्रथम घटक ए से लिया जा रहा था और द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पी क्रॉस क्यू करवाएंगे अगर अपन, तो पी क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब यानी इस तरीके के फॉर्मेटिव अवयव प्राप्त होंगे जिसमें जो प्रथम अवयव है पी वो बिलोंग्स टू पी होगा, मतलब पहले वाले में, और उसका द्वितीय अवयव जैसे कि यहाँ पे क्यू है वो क्यू बिलोंग्स टू क्यू होगा सेकंड वाले में। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहले तो क्यू आ गया उसके बाद पी आ गया। ठीक है, जिस तरीके से इनका क्रम है पी और क्यू का, उस तरीके से अवयव आएंगे, पहले पी में से आएगा उसके बाद क्यू में से आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो ये समुच्चय ले लिए पी और क्यू, तो इनका अगर पी और क्यू का हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, हमको पहला अवयव पी में से लेना होता है। जैसे कि 1 ले लिया यहाँ से। ठीक है, 1 ले लिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 टेक दिया, उसके बाद 1 के साथ इसका इसका पहला अवयव लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस 1 लेते हैं, उसके बाद इसका दूसरा अवयव लेते हैं। ठीक है, फिर वापस से इसका दूसरा अवयव लेते हैं 2, उसके बाद इसका वापस से पहला अवयव लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस से 2 के साथ भी लेते हैं। कुल मिलाकर संभावित जो क्रमित युग्म बनेंगे वो यही बनेंगे। ठीक है, ये वाले बनेंगे। तो संभावित क्रमित युग्म कुल मिला के इस तरीके से 4 बनेंगे। ठीक है, तो क्या आपको एक कंसेप्ट पता चला, जैसे कि एन पी क्या था यहाँ पे, एन पी क्या था यहाँ पे, अभी मतलब पी में अवयवों की संख्या क्या थी, यहाँ पे 2 थी। ठीक है, इस तरीके से एन क्यू क्या था, यहाँ पे अवयवों की संख्या क्यू में क्या थी, 2 थी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अवयवों की संख्या डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो हम P और Q की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे NP और NQ। ठीक है, तो NP की वैल्यू रखेंगे 2 है, उसके बाद NQ की वैल्यू रखेंगे 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमको मिला 4, जो कि क्या है, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, NP क्रॉस Q, मतलब P और Q के कार्तीय गुणन में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, क्रमित युग्मों की संख्या है वो कितनी है। तो n इसको लिख सकते हैं NP गुणा NQ, और इसको डायरेक्टली हम 2 × 2 करके इस तरीके से 4 निकाल सकते हैं। इस तरीके से सेपरेट अवयव ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, और सीधा अगर आपसे अवयवों की संख्या पूछी है तो आप दोनों के मतलब जैसे कि NP और NQ को गुना कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट किए गए हैं, यदि P तथा Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। कहना ये चाह रहा है, जैसे कि P बराबर है यहाँ पे अगर 5 है और Q बराबर भले कितना ही क्यों ना हो, Q बराबर पॉसिबिलिटीज है जैसे कि 1 2 3 से लेके 10 तक है। Q बराबर मान लो कि अपरिमित ही है, अपरिमित का मतलब 1 से लेके अनंत तक हो गया। ठीक है, Q बराबर कुछ भी ले लो, अगर इनमें से P और Q में से एक अवयव एक जो समुच्चय है वो रिक्त है और दूसरा वाला भले परिमित हो अपरिमित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इसका कार्तीय गुणन होगा
तो पहला अवयव तो किस में से लिया जाएगा, पी में से लिया जाएगा, दूसरा अवयव क्यू में से लिया जाएगा, ठीक है, तब जाके ही क्या बनेगा, क्रमित युग्म बनेगा। लेकिन जब पी में अवयव ही नहीं है तो अवयव लेंगे कहां से, तो कोई भी क्रमित युग्म पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। कुल मिला के ये इनका कार्तीय गुणन भी 5 प्राप्त होगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको 100%। तो कुल मिला के जो यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा था, अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करके। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करना, अवयवों की संख्या, ठीक है, तो सीधा कंसेप्ट रहेगा जैसे कि P क्रॉस Q, यहाँ पे ले लेते हैं P और Q का कार्तीय गुणन। तो उसमें अगर अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो सीधा हमको क्या करना है, NP मतलब P में अवयव की संख्या गुणा NQ, ठीक है, ये कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वही अवयव की संख्या मिल जाएगी। जैसे कि P बराबर हमने ले लिया 1 2 3 ऐसे करके 10 तक ले लिया, ठीक है, Q बराबर हमने ले लिया 1 से लेके 6 तक ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसमें P क्रॉस Q करके प्रत्येक क्रमित युग्म निकालेंगे तो एक के साथ पहले 6 बार ये लेना पड़ेगा, फिर 2 के साथ, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको सीधा अवयवों की संख्या पूछिए तो NP बराबर क्या होगा, NP बराबर इसमें कितने अवयव है टोटल, 1 से लेके 10 तक 10 अवयव है, ठीक है। इसमें NQ क्या मिलेगा हमको, 1 से 6 तक, ठीक है, तो 6 अवयव है, ठीक है। तो अगर NPQ P क्रॉस Q निकालेंगे तो उसमें अगर सीधा अवयव की संख्या आपसे पूछिए तो आप सीधा निकाल सकते हैं, NP रखिए यहाँ पे 10 और NQ रखिए यहाँ पे 6, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको प्रायिकता में भी काम आएगा, वो इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रायिकता में काम आएगा। तो ठीक है कि अगर आपसे कोई ऐसे पूछे P क्रॉस Q मतलब क्रमित मतलब जो दो समुच्चय लेके उनका कार्तीय गुणन करवा देते हैं, कार्तीय गुणन, तो उसमें सीधा अगर अवयवों की संख्या पूछता है तो दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं उनकी संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही संख्या आपकी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप इनके अवयव निकालना चाहते थे तो पहले क्या करते P क्रॉस Q बराबर क्या मिलता अपन को, पहले मिलता जैसे कि 1 यहाँ से लेते, ठीक है, इसका 1 लेते, उसके साथ इसके 6 के 6 अवयव लिखते, 1 1, उसके बाद इसी का 1, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, पहला अवयव P में से आना चाहिए और दूसरा Q में से, तो पहला P का ले लिया 1, उसके साथ Q के 6 अवयव उतार देंगे, 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 1 4, ठीक है, 1 5, ठीक है, 1 6, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर यहाँ से 2 लेंगे, 2 के बाद इस तरीके से 6 बार दोहराएंगे, कुल मिला के इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो इस तरीके से आप अवयव निकाल सकते हैं, ओके। तो आपको अवयव निकालना और अवयवों की संख्या निकालना आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ भी डाउट है तो वीडियो को यहीं पे रोकिए, सीधा कमेंट कीजिए नीचे, आपको कुछ ही टाइम में, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकेगा रिप्लाई मिलेगा 100%। अगर नहीं आया है समझ में तो कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं, ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि दो क्रमित युग्म समान होते, क्रमित युग्म का मतलब जो जैसे कि A क्रॉस B हमने करवाया, ठीक है, कार्तीय गुणन करवाया, तो जो अवयव प्राप्त होंगे उन्हीं को अवयवों को यहाँ पे क्रमित युग्म कहते हैं, जैसे कि 1 2 प्राप्त हुआ, फिर 2 3 प्राप्त हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है क्रमित युग्म। तो क्या कह रहा है, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत घटक समान हो। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, एक क्रमित युग्म प्राप्त हुआ 1 और 2, ठीक है, दूसरा प्राप्त हुआ 2 क्या नाम है 1 और 2, दूसरा 1 और 2 प्राप्त होगा तब जाके समान होंगे, ठीक है। अगर ऐसा प्राप्त हो जाए 1 और 2 प्राप्त हो जाए और दूसरा प्राप्त हो जाए 2 और 1, क्या ये समान होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला अवयव यहाँ पे P में से आ रहा है और ये वाला अवयव यहाँ से P में से आ रहा है और ये वाला Q में से आ रहा है, ये वाला Q में से आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये समान नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये समान नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इतनी बड़ी लाइन किसके लिए लिख रखी थी कि अगर 1 2 बराबर 1 2 है तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सीधी बात है कि इसको हर एक पहचान लेगा, लेकिन थोड़ी लाइन इस तरीके से लिख रखी है जैसे कि कोई बड़ी बात लिख रखी हो, ठीक है। तो ये वाला इसमें था। अभी चलते हैं दूसरे बिंदु पे, यहाँ पे ए में अगर P अवयव है और B में Q अवयव है तो ए बी में P Q अवयव होंगे, वो वाला कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ए में अगर 1 और 2, ठीक है, ये है, बी में अगर 2 3 और 4 ये अवयव है, तो एन ए बराबर कितना होगा, मतलब एन ए मतलब ए में अवयव की संख्या यहाँ पे जैसे कि P लिख रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है 1 और 2 2 है, ठीक है।
इस तरीके से बी में अवयवी संख्या यहाँ पे क्यू लिख रखी है, तो यहाँ पे कितनी 1 2 3, ठीक है, एन बी बराबर हो गया 3, ठीक है। तो ये कह रहा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, पी क्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं 2 और 3, जैसा कि मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ही समझाया था आपको, एन क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एन बी एन ए इंटू एन बी होगी, 2 इंटू 3 बराबर 6 होगी। ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, स्लाइड नंबर शायद फर्स्ट में, यहाँ पे भी कर रखा है मैंने आपको क्लियर, ठीक है, इस जगह, और स्लाइड नंबर फर्स्ट में भी कर रखा है, ठीक है, हर जगह क्लियर कर रखा है ये वाला कंसेप्ट कि अवयवों की संख्या सीधा डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। दो समुच्चय दिए हुए हैं तो उनमें अवयवों की संख्या को सीधा गुणा कर दीजिए, इसके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या आपको सीधी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एन ए बराबर यहाँ पे पी है, एन बी बराबर क्यू है, तो कहने का मतलब वही बताना चाह रहा है, जो कि आप इतने माइंडेड हैं, इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें आना आवश्यक है, ठीक है। आप सीखेंगे नहीं, ये आपको पहले से आनी चाहिए। अब चलते हैं, यदि थर्ड नंबर, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, मतलब ए तथा बी खाली नहीं है, फाई नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है और ए या बी में से कोई अपरिमित है, ये कंसेप्ट है यहाँ पे, परिमित अपरिमित। मैंने बोला था कि आपको समुच्चय वाले चारों वीडियो देखने, वहां पे ये चीज समझाइए, ये परिमित अपरिमित क्या होता है। मैं सीधी भाषा में अभी बता देता हूँ, जिसको कि गिनना पॉसिबल है, जैसे कि इस टोकरी में कितने आम रखे हैं, गिनना पॉसिबल है, 50 रखे होंगे, 60 रखे होंगे, एक निश्चित संख्या गिनना पॉसिबल। और मैं बोल दूं कि इस दुनिया में कितने पेड़ हैं, तो गिनना पॉसिबल नहीं है, आप संभावित बता सकते हैं। तो इस दुनिया में कितने पेड़ है वो तो हो जाएगा अपरिमित, और इस टोकरी में कितने आम रखे हुए हैं वो हो जाएगा परिमित। तो कहना क्या चाह रहा है, ए बी पहली बात तो अरिक्त होने चाहिए, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। ए और बी में से अगर कोई भी अपरिमित है, ठीक है, जरूर नहीं है ए अपरिमित हो, एक दोनों में से एक अपरिमित होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी अपरिमित समुच्चय होता है। कहने का मतलब मैं आपको उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। ए बराबर अगर 1 और 2 है नॉर्मल, कुल मिला के एन ए बराबर कितना है, एन ए बराबर 2 है, ठीक है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 1 2 अनंत तक है, अनंत का मतलब अपरिमित है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे कहा था इन दोनों में से कोई भी एक अपरिमित हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी को मान लिया, बी अपरिमित है, ठीक है। तो एन बी बराबर क्या हो गया, एन बी बराबर हो गया अनंत, ठीक है, एन बी बराबर अनंत हो गया। तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होता है, तो क्या आप ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे, ठीक है, जी हाँ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, 1 को अनंत के बाहर लेंगे, तो कुल मिला के इसमें जो अवयव आएंगे 1 1, कुल मिला के सीधी बात हम लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के कि अपरिमित प्राप्त होगा, अपरिमित होगा, ए क्रॉस बी होगा, अपरिमित होगा। और इसमें अवयव की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, एन ए क्रॉस एन बी, ठीक है, बराबर 2 इंटू इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट, मतलब अपरिमित होगी, ठीक है, एन ए क्रॉस बी बराबर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर दो समुच्चय दिए हुए हैं, अगर उनमें से दे दे कि कोई भी एक अपरिमित है, तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि भाई इनका कार्तीय गुणन क्या होगा, कार्तीय गुणन क्या प्राप्त होगा, कौन सा समुच्चय होगा, परिमित होगा, अपरिमित होगा, कुल मिला के जो भी ऑप्शन दिया जाए तो आपको सीधा टिक करना अपरिमित पे, ठीक है। अब चौथा कंसेप्ट आ रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे ए क्रॉस ए बराबर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे ए बी सी क्रमित त्रिक कहलाता है। जैसे कि ए बराबर 1 2 3 हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इसी ए को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 के साथ पहले, ठीक है, जब 3 वाला लफड़ा जाए, पहले इस अवयव कम कर लेते हैं, तब जाके थोड़ा क्लियर होगा, 1 2 कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 और 2 क्रॉस 1 और 2, ठीक है, फिर क्रॉस 1 और 2, पहले क्या होगा, पहले इन दोनों का कार्तीय गुणन करेंगे अपन, ठीक है। तो 1 के साथ क्या लिया, 1 के साथ लिया 1, ठीक है, इस तरीके से 1 के साथ दोबारा लिया 2, फिर 2 के साथ लिया 1, ठीक है, उसके बाद 2 के साथ लिया 2, ठीक है। अब इन दोनों का कार्तीय गुणन तो हो गया, अब इसका 1 और 2 के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे इसके साथ, फर्स्ट वाला लेंगे, उसके बाद सेकंड वाला लेंगे, ठीक है। तो 1 1 और ये वाला 1 उठा लेंगे 1,
उसके बाद 1 1 और ये वाला 2 उठा लेंगे, ठीक है, 1 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट प्राप्त होगा। तो कुल मिला के जो 3 अवयव प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, जब 3 अवयव डिफरेंट प्राप्त हो रहे हैं तो कुल मिला के तीनों अवयव ए बी सी, मतलब यानी कि ए बी सी जो भी प्राप्त होंगे, कुल मिला के क्या तीनों ए में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ए में से ही प्राप्त होंगे ये तीनों अवयव, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब ए इन तीनों का क्रॉस होगा, मतलब जो ए अवयव है उसका 3 मल्टीप्लाई करके, मतलब कुल मिला के ए क्रॉस ए होगा। तो इस तरीके से इस श्रृंखला में आपको अवयव प्राप्त होंगे या क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, जिसमें कि प्रत्येक ए बी सी ए में बिलोंग करेगा। तो इस जगह पे ए बी सी को अपन क्या कहेंगे, इस वाले जो अवयव को क्रमित युग्म को क्या कहेंगे, क्रमित त्रिक कहेंगे। त्रिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 अवयव आ रहे हैं। मैक्सिमम केस में अपन 2 देखते हैं, जहाँ पे 3 दिख जाए वहां पे त्रिक कहलाता है, ठीक है। तो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको केवल एक क्रॉस ए 3 बार आ जाए तो उसको करना सिखा रहा था यहाँ पे। ये लाइन में कोई मतलब नहीं है। लाइन क्या कहना चाह रही है, एक क्रमित त्रिक होगा। आपको पता है एक क्रमित तो कहलाएगा पहले से ही, ठीक है, क्रमित युग तो कहलाएगा। त्रिक इसलिए क्योंकि इसमें 3 अवयव आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंखें खोल लीजिए अगर नींद आ रही है तो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर छूट गया तो छूट गया, क्वेश्चन बन सकता है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुल मिला के कहना चाह रहा है ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन बी और कार्तीय गुणन के बराबर नहीं होता, जबकि उनमें ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बी क्रॉस ए के अवयव की संख्या के बराबर होती है। तो कैसे समझते हैं, ऐसे ए बराबर अगर 1 और 2 है, ठीक है, और बी बराबर ए और बी है, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा गलत लिख लिया, समुच्चय वाला चिन्ह बनाना जरूरी है, ठीक है, अवयव नहीं है ये, समुच्चय है ए और बी। इनका कार्तीय गुणन करवाते हैं भैया। तो ए कहेगा मेरे को ए के साथ जाना है, ठीक है, जा जा भाई तू भी जा। फिर वापस से कहेगा बी के साथ जाना है, ठीक है, इस तरीके से क्रमित युग्म बनते हैं इनके। फिर वापस से 2 कहेगा मेरे को ए के साथ जाना है, फिर 2 कहेगा मेरे को बी के साथ जाना है। तो आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आ रहा होगा कि भाई पहले ऐसे करते हैं, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए के साथ एक को ले लेते हैं। भाई साहब बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे जैसे जिस तरीके से क्रमित युग में गुणा हो रहे होते हैं समुच्चय, उसी क्रम में आपको समुच्चय लेने होते हैं। क्रमित युग की परिभाषा यही है कि ए क्रॉस बी होगा, तो प्रत्येक जो क्रमित युग्म प्राप्त होगा ये वाला, उसमें पहला जो अवयव आएगा वो फर्स्ट वाले में से, मतलब ए में से, और दूसरा जो आएगा ये वाला वो बी वाले में से आएगा, तब जाके क्रमित युग कहलाएगा। वो क्रमित युग की परिभाषा आप देख लीजिए यहाँ पे कि पी क्रॉस क्यू है, तो उन सभी का क्रमित युगों का समुच्चय जिनको प्रथम घटक पी से, ठीक है, और द्वितीय घटक क्यू से लिया जाएगा। तो वही तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मेरे भैया, मेरे सखा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, तो मेरे सखा पहला अवयव आपको ए में बी में से लेना पड़ेगा, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो ए में से आएगा। तो ए को लेंगे पहले, उसके बाद एक के साथ एक ले लिया, फिर एक के साथ 2 ले लिया, ठीक है। फिर बी उठाएंगे, बी के साथ एक ले लिया और बी के साथ 2 ले लिया। क्या आप देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अवयव समान है? यहाँ पे तो उल्टा है सिस्टम, ठीक है। इसको ऐसे पलट के तो लिख नहीं सकते। तो सीधा पता चल रहा है, सीधा क्या पता चल रहा है, ए क्रॉस बी थोड़ा गलत लिख दिया भैया, माफी चाहते हैं, वापस से गलत लिख दिया। बी क्रॉस ए, ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे मेरे बाबू, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, एन बराबर एन ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, और एन बी क्रॉस ए का मतलब बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या। तो हर कंडीशन में ये वाली कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होगी। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 अवयव है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 अवयव है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म तो समान नहीं था, लेकिन इनमें जो अवयव आ रहे हैं यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दोनों में जो क्रमित युग्म है उनमें दोनों का जो कार्तीय गुणन है उसमें क्रमित युग्मों की संख्या समान आ रही है। तो एन ए क्रॉस बी मतलब इसका मतलब क्या है, 4, ठीक है। एन बी क्रॉस ए के बराबर होगा, इसका मतलब भी 4 है।
तो क्या आप, अगर आपको थोड़ा इसमें हेजिटेशन हो रही है कि भाई ये कैसे हो गया, तो आप क्या ये नहीं जानते कि 4 बराबर 4 होता है? 4 बराबर 4 होता है, उसी मायने में, उसी की वजह से हमने लिख दिया एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि अवयव की संख्या समान है, ये कहना चाह रहे हैं इससे हम। अवयव समान है ये नहीं कहना चाह रहे, ठीक है। अवयव समान है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, केवल संख्या से मतलब है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो एन ए क्रॉस बी संख्या को ही दर्शाता है, ठीक है। तो वो वाला समान होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अवयव समान नहीं होंगे, ये इसको दर्शाता है, ये वाला पहला। और दूसरा दर्शाता है कि भाई एक एन ए क्रॉस बी और एन बी क्रॉस ए समान होंगे, क्योंकि ये अवयव की संख्या है, बराबर यहाँ पे 4 है, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, भाई साहब ए और बी समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय गुणन की परिभाषा आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? कि भैया पहला अवयव पहले वाले में से और दूसरा अवयव दूसरे वाले में से, मतलब ए वन आया ए में से, 2 आया बी में से, ठीक है। फिर 2 आया ए में से, 3 आया बी में से, ठीक है। फिर 3 आया ए में से, 4 आया बी में से। तो लिख लीजिए ए बराबर क्या मिलेगा अपन को? 1 मिलेगा, 1 मिलेगा बाबू भैया, फिर 2 मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये ए हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद बाबू भैया अगर बी लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बी में आ रहा है, ठीक है, दूसरा अवयव है, ठीक है। उसके बाद 4 बी में आ रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ए और बी समुच्चय हमने ज्ञात कर लिए। लेकिन बाबू भैया कभी कंडीशन डिफरेंट, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट। अगर डिफरेंट मिल जाती है, जब केस ऐसा मिल जाता है ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन, ठीक है, ए और बी का कार्तीय गुणन बराबर मिल जाता है 1 2 1 4 1 2 1, अरे बाबू भैया 1 2, मेरे मित्र इस तरीके से अगर मिल जाए आपको 1 2 1 4 फिर 2 3, ठीक है, उसके बाद में 2 4 2 5, इस तरीके से अगर मेरे मित्र आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करना, वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा। फर्स्ट वाला ए में से, फर्स्ट वाला ए में से, ठीक है। इस तरीके से जो भी फर्स्ट वाले आएंगे वो ए में से, ठीक है। तो आपको पता है कार्तीय गुणन का कंसेप्ट क्या कहता है? फर्स्ट वाला अवयव हमेशा फर्स्ट वाले में से आता है, सेकंड वाला सेकंड में से, ठीक है, ये बी में से, ये वाला बी में से, ये वाला बी में से, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा ये वाला। तो रोस्टर पद्धति में ही तो लिखा है ये आपने, ठीक है, रोस्टर पद्धति में तो लिखा है समुच्चय को यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रोस्टर पद्धति में लिखेंगे। तो रोस्टर पद्धति क्या कहती है? आपने समुच्चय वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि भाई अवयव रिपीट नहीं होते। यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 आ रहा है, तो क्या आप 1 1, ठीक है, चलो पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, मैंने लिख लिया, चलो। उसके बाद यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मैंने लिख लिया। क्या ये सही है? भाई साहब, भाई साहब, बिल्कुल गलत है। 0 नंबर भैया, 0 नंबर, 0 नंबर, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है, 0 नंबर मिलेगा भैया अगर ऐसे लिखते हैं तो। क्योंकि रोस्टर पद्धति में मैंने आपको इतने चिल्ला चिल्ला के, मतलब चिल्ला के नहीं, मतलब बिल्कुल प्यार से बताया था कि भैया, कि भैया क्या नहीं होता, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर 1 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार क्या, कितनी भी आ रहा है एक बार लिखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ए बराबर 1 2 ये वाला करेक्ट होगा। इसी तरीके से बी में झांक के देखते हैं, बी में 2 आ रहा है, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। फिर 4 आ रहा है, 4 लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद 3 आ रहा है, 3 लिख लिया हमने। फिर 4 आ गया, नहीं लिखेंगे क्योंकि आ गया पहले से, रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर 5 आ रहा है, लिख लिया हमने। तो इस तरीके से ए और बी प्राप्त होंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगर आपने इस वाले के ऐसे जैसे के ऊपर टिक कर दिया, बिल्कुल गलत, 0 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, मतलब मजा आने वाला है, मतलब बिल्कुल एक तरीके से प्रायिकता वाला कंसेप्ट है ना, सिक्कों को उछालने का, पांचों को उछालने का, सब यहीं पे क्लियर होगा कुछ ही सेकंडों में। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बराबर का चिन्ह तभी आ सकता है जैसे कि मैंने ये वाली कंडीशन बताई थी, ठीक है, क्रमित युग्म बराबर होंगे जब एज इट इज बराबर हो, ठीक है, 1 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो एक्स वाई ज्ञात करो, तो क्रमित युग्म समान है, मतलब x बराबर 3 है और y प्लस 2 बराबर 9 है,
तो x बराबर 3 तो हमको पहले ही मिल गया, y बराबर हमको 7 मिल जाएगा, 2 इधर जाके घट जाएगा, x और y हमने ज्ञात कर लिया। इतना इजी था ये, बिल्कुल हाँ, जी हाँ, इतना ही इजी था। अब चलते हैं थोड़ा कंसेप्चुअल बात पे चलते हैं। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आप सब जानते हैं आर रियल नंबर के अंदर परिमेय अपरिमेय, ठीक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, सब कुछ आ जाती है रियल नंबर के अंदर। केवल दुनिया में मैंने क्या बताया था आपको समुच्चय वाली प्रश्नावली में, दुनिया में दो चीजें पॉसिबल होती है, काल्पनिक और वास्तविक, ठीक है। इस तरीके से संख्या में भी क्या है, संख्या में भी दो चीजें हैं, आर बराबर रियल नंबर और आई बराबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो सभी संख्याएं हम पढ़ते हैं परिमेय अपरिमेय मतलब ढिमकी सब कुछ इसके अंदर आती है, इमेजिनरी के अंदर कुछ नहीं आता, इमेजिनरी इमेजिनरी है, ठीक है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी। तीसरी देखो मतलब देखो दुनिया में मेल है फीमेल है, उनके बीच की एक कैटेगरी भी है, ठीक है, यूनिसेक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे रियल है इमेजिनरी है तो इनके बीच की एक कैटेगरी होना भी बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि दुनिया का नियम है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा रियल प्लस इमेजिनरी बराबर सम्मिश्र संख्या, जो कि हम पढ़ेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो ये संख्या वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि क्या कहना चाह रहा है भैया, इसकी भी बात सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से चिल्ला रहा है ये, ठीक है। अब चलते हैं आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तब कार्तीय गुणन आर क्रॉस आर क्या होगा, आर क्रॉस आर क्या होगा, ठीक है भैया। आर क्रॉस आर में अवयव मिलेंगे अपन को इस टाइप में ए बी, ठीक है, इस टाइप में मिलेंगे मतलब अनंत अवयव मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ए बी आर में से आएगा और बी भी आर में से आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये वाला जो क्रमित युग्म होता है इसमें पहला वाला अवयव पहले में से और दूसरा वाला दूसरे में से, यहाँ पे आर आर दोनों समान है तो ए और बी आर में से आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या करके, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ए बी जो पॉइंट है वो क्या बताता है, वो बताता है आपको एक समतल में एक बिंदु की स्थिति, जैसे कि ये समतल है एक्स और वाई, ठीक है, इस तरीके से एक्स और वाई ये समतल है तो इसमें बिंदु की स्थिति बताएगा ये ए बी, जैसे कि एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, जैसे कि ए बी बराबर है पॉइंट है ए बी बराबर अगर 2 4 है, ठीक है, तो एक्स एक्स पे 2 होगा, जैसे 1 हो गया उसके बाद 2 हो गया, और वाई एक्स पे 4 होगा, 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इनका मिलान बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 2 4 को इंडिकेट करेगा, जो कि एक्स वाई एक समतल होता है, ठीक है, उसमें बिंदु की स्थिति बताएगा। लेकिन कंडीशन आती है ट्रिपल आर की, जैसे कि आर क्रॉस आर, ठीक है, तीनों का कार्तीय गुणन आता है, ठीक है। आर का 3 बार कार्तीय गुणन करते हैं तो हमको जो बिंदु प्राप्त होंगे वो अनंत अनंत हमको क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, लेकिन उनका जो पैटर्न होगा ए बी सी टाइप में होगा, ठीक है, और उसमें ए बी और सी तीनों बिलोंग करेंगे आर के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ए बी सी क्या करेगा, ए बी सी भैया 3D में एक जो बिंदु है उसकी स्थिति को बताएगा, जैसे कि ये हमने एक्स बना दिया, चलो वाई समझ लेते हैं इसको, ठीक है, वापस से बनाते हैं, ये हमने y बना दिया, ये हमने x बना दिया और ये हमने भैया z बना दिया, ठीक है। इस तरीके से जो इसमें से एक ये निकालते हैं ये, ठीक है, ये वाला हमने कोई बिंदु निर्देशित कर दिया और इसके ए बी निर्देशांक मतलब जैसे कि x एक्स पे हमने 2 ले लिया, y एक्स पे हमने 3 ले लिया और z एक्स पे हमने 4 ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये आकाश में किसी बिंदु की 3D में किसी बिंदु की स्थिति दिखाएगा ये वाला। तो कुल मिला के ये यहाँ पे पूछा हुआ था निरूपित क्या क्या करेंगे, तो निरूपित ये करेंगे आर क्रॉस आर, तो एक समतल में बिंदु की स्थिति को और ट्रिपल मतलब आर का 3 बार हम कार्तीय गुणन करवाएंगे तो एक आकाश में या त्रिविम में बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रायिकता वाला कंसेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता वाला फंडा, ठीक है। सिक्का पासा सब कुछ आज खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से खेल खत्म करेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा दो सिक्के उछालते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सिक्का सिक्का सिक्के में कौन कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं भैया, एच और टी होते हैं, ठीक है। तो एन एन जैसे सिक्के वाले को एस से डिनोट कर लेते हैं अपन, ठीक है, एस से इस समुच्चय को डिनोट कर लेते हैं, एन एस क्या होगा, समुच्चय की संख्या अवयव संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे
तो परिणाम मतलब संभावित परिणाम यही आएंगे, या तो एच आएगा या टी आएगा, मतलब कुल मिला के दो संभावित परिणाम आएंगे। ठीक है, लेकिन एक ही समय में दो सिक्के एक साथ उछाल दिए जाते हैं, मतलब एस क्रॉस एस होगा, एस क्रॉस एस मतलब कार्तीय गुणन होगा, एच इन एच टी, ठीक है, इंटू एच टी होगा। तो कुल मिला के अवयवों की संख्या मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू है, इंटू टू है बराबर 4 होगी, मतलब एन एस इंटू एन एस होगी। ठीक है, कुल मिला के 4 हमको क्या मिलेंगे, कुल संभावित परिणाम मिलेंगे। कुल संभावित परिणाम किसके बराबर है, यहाँ पे जो क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं हमको इस तरीके से, जैसे कि एच उठाया यहाँ का एच, फिर एच, ठीक है, फिर इस एच को वापस इसके टी के साथ लेके उसके बाद एच और टी। ठीक है, इस तरीके से इस टी को उठाया दो बार यहाँ पे लिखेंगे टी एच और टी और टी। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के जो चार ये क्रमित युग प्राप्त होते हैं, तो वो ही यहाँ पे संभावित परिणामों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता में आप ऐसे सोचते हैं भाई, जैसे तीन सिक्के उछाले तो क्या होगा, तीन सिक्के उछाल ले तो क्या होगा भाई साहब, तीन बार कार्तीय गुणन करवा दीजिए। एक सिक्के में कितने अवयव होते हैं, एक सिक्के के पहलू में, ठीक है, दो अवयव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीन बार गुणा कर दीजिए, संभावित परिणामों की संख्या टू की घात मतलब टू मल्टीप्लाई टू 8 मिल जाएगी। इस तरीके से आप भाई साहब 5 बार उछाल दीजिए। ठीक है, एक 5 सिक्कों को एक बार में उछाल दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू फोर फोर एट एट 16 16 32 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पांसे वाले कंसेप्ट पे जाएं तो पांसे वाले कंसेप्ट पे जाएंगे अपन, थोड़ा यहीं पे स्लाइड, चलो इधर ही देख लेते हैं साइड में। ठीक है, पासे वाले कंसेप्ट पे जाएं तो क्या होगा, इधर देख लेते हैं पासा वाला कंसेप्ट। पासा वाला कंसेप्ट में क्या होता है, पासे वाले कंसेप्ट में भैया ये होता है, जो अवयव की संख्या होती है एक पासे 1 2 3 4 5 और 6 होती है, मतलब कुल अवयव की संख्या एन पासा पासा बराबर क्या होती है, एन पासा बराबर 6 होती है, अवयव की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो एक समय पे एक पासा उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या आएंगे, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, संभावित परिणाम छह आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो पासों को मतलब पासा दो पासों को एक साथ एक समय पर उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 और 6 का कार्तीय गुणन हो जाएगा। ठीक है, वापस से 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको पता है कितने रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, एन मतलब इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, कुल मिला के कुल अवयवों की संख्या जो कि हमने समुच्चयों पे ये सूत्र लगाया था, एन जैसे कि एन पासा बराबर 6 है यहाँ पे, तो इस तरीके से एन पासा बराबर यहाँ पे 6 है, तो कुल मिला के 36 अवयवों की संख्या प्राप्त होगी, जो कि कुल संभावित परिणामों की संख्या के बराबर है। लेकिन कभी गेम चेंज कर दे, कभी कह दे कि भाई एक सिक्का थोड़ा चिन्ह बना देते हैं, एक सिक्का और दो पासा, एक सिक्का और दो पासा अगर एक साथ उछाले जाते हैं, एक सिक्का और दो पासा अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो फिर अवयवों की संख्या जितनी होगी उतनी कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। तो एन सिक्का बराबर मतलब दो अवयवों की संख्या कितनी होती है, सिक्के के समुच्चय में दो होती है, दो परिणाम पॉसिबल होते हैं। इसमें एन पासा बराबर परिणामों की संख्या कितनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 छह होती है एन पासा बराबर। ठीक है, इस तरीके से छह कुल मिला के, जैसे कि हम समुच्चयों में समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या निकालते हैं एन ए गुणा एन बी से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट लगाया एन सिक्का एन पासा। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई टू 2 1 7। ठीक है, तो कुल मिला के 72 हमको क्या मिलेंगे, संभावित परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से आपसे कुछ भी क्या न उछलवा दे, जैसे कि तीन सिक्के उछलवा दें आपसे, तीन सिक्के और दो पासे एक साथ उछलवा दे, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि तीन सिक्के आ रहे हैं और दो बार पासे आ रहे हैं, तो इस तरीके से कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो क्या आपका प्रायिकता वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, जी हाँ क्लियर हुआ है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या जो कि आपके लिए कल तक एक तरीके से रटने का साधन थी, हो सकता है अगर आपको पहले से आता हो, वरना आपका आज ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है
क्योंकि उसमें कार्तीय गुणन वाला कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुल संभावित परिणाम वाला जो प्रायिकता वाला कंसेप्ट है आज इससे जाने होंगे कार्तीय गुणन से। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। ठीक है, जेएमडी आईएएस यूट्यूब हब की तरफ से आपको मतलब यानी कि थैंक यू बोला जा रहा है, आपने यहाँ पे विजिट किया और हमारे चैनल पे कुल मिला के वीडियो देखा। और तो अगर इतना कर लिया है तो जो सब्सक्राइब है वो भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी अपडेट्स मिलते रहें, आगामी वीडियो मिलते रहें। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जहाँ पे डाउट है वहीं पे पॉज कीजिए वीडियो को, तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, वीडियो जब भी समझ में आएगा जब आपने 1 2 3 और 4 चारों वीडियो देख रखी है समुच्चय वाली। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।